कल बच्चों अपन लोगों ने अभी तक गुड्स किसे कहते हैं वो देख लिया था, सप्लाई किसे कहते हैं वो देख लिया था। अब अपन आ रहे हैं, मतलब अपन ने सेक्शन 7 और 8 डिस्कस कर लिया था। अब आ रहे हैं अपन सेक्शन 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) और 9(5। जो चार्जिंग सेक्शन है वो ये कह रहा है कि कोई भी बंदा अगर 5 कंडीशन पूरी कर देगा ना तो उस पर जीएसटी लगेगा। वो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। गुड्स और सर्विस होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी होनी चाहिए, पर्सन टैक्स होना चाहिए और प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी बातें पूरी हो गई ना तो जीएसटी लगेगा, जिसमें किस जीएसटी लगेगा। एंड जीएसटी विल पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी विल पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक तो ये सेक्शन ये बोल रहा है 9(1), जो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा ना उस पर नहीं लगेगा। और किसी भी प्रोडक्ट पर मैक्सिमम जो रेट होगी ना जीएसटी की, वो 40% से ज्यादा नहीं हो सकती। 20 सीजीएसटी, 20 एसजीएसटी। एट प्रेजेंट अभी हाईएस्ट 28 चल रही है, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 40। तो 9(1) ये बोल रहा है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको बताया इन 5 प्रकार के प्रोडक्ट्स को पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं। इन पर जीएसटी अभी नहीं लगेगा, नोटिफाइड डेट से लगेगा, और अभी तक कोई नोटिफाइड डेट नहीं आई है। तो इन दोनों सप्लाई को हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई। जीएसटी में एक होती है टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जिसपे जीएसटी लगता है। एक होता है एग्जम सप्लाई, जो सेक्शन 11 में नोटिफिकेशन के माध्यम से एग्जम्प्ट कर रखी है। एक होता है नील रेट सप्लाई, जिसके लिए सेक्शन में बोल रखा है कि ये नील रेट है, इस पे नहीं लगेगा। एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एल्कोहल पेट्रोल को नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। तो किसी बंदे का जब टर्नओवर निकाला जाता है ना, इन चारों को जोड़ा जाता है। लेकिन है ना, और एक होता है जीरो रेट सप्लाई। जीरो रेट एक्सपोर्ट पे बताओ जीरो रेट लगती है। जीरो रेट, नील रेट और जीरो रेट में फर्क होता है। अगर आपके फाइनल प्रोडक्ट पे जीरो रेट लग रही है जो कि एक्सपोर्ट पे लगती है, तो आपको आईटीसी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है या नील रेट वाला है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली जीरो रेट एक्सपोर्ट के काम में आती है ना। तो खैर एनीवे, तो बताओ पेट्रोल अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोलेंगे? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा, तो कोई भी बंदा अगर 5 कंडीशन पूरी कर देगा तो जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी पे कौन करेगा? तो बच्चों सप्लायर पे करेगा, सप्लायर। हाउएवर, अगर आप नोटिफाइड रिसिपेंट हो, नोटिफाइड रिसिपेंट हो, तो जीएसटी रिसिपेंट पे करेगा, रिसिपेंट। तो मैंने इसके लिए आपको एक एग्जांपल देके समझाया कि मान लीजिए दुनिया में 10,000 प्रकार के गुड्स और सर्विस होते हैं। एज्यूम करो करीब 8 गुड्स और करीब 21 सर्विस, टोटल 29 के आसपास केस है। यहां पे हमेशा जीएसटी रिसिपेंट पे करेगा, रिसिपेंट। मतलब सप्लाई नहीं, रिसिपेंट। जब जीएसटी रिसिपेंट पे करता है तो हम बोलते हैं आरसीएम लगेगा, आरसीएम, है ना। तो यहां पे सप्लायर लाइबल नहीं होगा। तो नोटिफाइड सर्विस के लिए ऑलवेज 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 रिसिपेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी। सर मान लो जैसे इंश्योरेंस एजेंट है और उसने इंश्योरेंस कंपनी को सेवाएं दी, तो ये सप्लायर है और ये रिसिपेंट है। तो लॉ क्या बोलता है? इस वाली सेवा पे आरसीएम लगेगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी विल पे। तो उस केस में सेक्शन 24 बोलता है ये जो एजेंट है इसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है, अगर ये 100% आरसीएम वाली सप्लाई कर रहा है। अब सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी को करवाना है। अब मान लो एक बच्चा बोलता है सर इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो पैसे, तो एजेंट की सर्विस तो परचेज है। मान लो इंश्योरेंस कंपनी का टर्नओवर कम है, 20 लाख या 40 लाख से कम है। अब जिन सेवाओं पे आरसीएम लगता है ना, वहां पे सेक्शन 24, ये सॉरी ये तो 23 लगेगा, वहां सेक्शन 24 बोलता है कि रिसिपेंट को कंपलसरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो इंश्योरेंस एजेंट की सेवाओं पे अगर आरसीएम लग रहा है तो सेक्शन 23 बोलेगा कि सप्लायर को नहीं करवाना, और रिसिपेंट का टर्नओवर भले ही कम हो तो भी उसको कंपलसरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो अब आपको ये सीखना है कि कौन कौन से केस है जहां पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब बताओ जो बैलेंस बच गए, बैलेंस गुड्स बच गए,
उसमें क्या है, पहला केस एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपेंट। सप्लायर भी रजिस्टर, रिसिपेंट भी रजिस्टर्ड। सप्लायर रजिस्टर्ड, ये अनरजिस्टर्ड, दोनों अनरजिस्टर्ड, एक अनरजिस्टर्ड और एक रजिस्टर्ड। तो पहले वाले केस में तो एफसीएम लगेगा, मतलब सप्लायर ही पे करेगा। दूसरे वाले केस में, तीसरे वाले केस में जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन चौथा वाला केस है जहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड और ये रजिस्टर्ड है, तो एक बार तो मैं क्या बोलूंगा, जीएसटी नहीं लगेगा। हाउएवर 9(4) ये बोलता है इस वाली सिचुएशन में अगर रिसिपेंट नोटिफाइड रिसिपेंट है, रिसिपेंट नोटिफाइड रिसिपेंट है, और अगर वो नोटिफाइड गुड्स या सर्विस बाय कर रहा है, उस पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो सब पे नहीं लगेगा। नोटिफाइड रिसिपेंट अगर नोटिफाइड गुड्स और सर्विस ले रहा है, वो बिल्डर का केस है, वहां आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। ये बात मैंने आपको समझा दी। तो बताइए बच्चों, कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि 9(3) में जो 29 गुड्स या सर्विस बता रखे हैं, उन पे हमेशा आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। जो बच गए उसमें अगर रिसिपेंट सप्लायर अनरजिस्टर्ड और रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, तो एक बार तो बोलूंगा जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर रिसिपेंट नोटिफाइड रिसिपेंट है और वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस ले रहा है, उन पर आरसीएम बेसिस पे लगेगा। वो 3 केस होते हैं, तो करीब कुल मिलाकर 32-33 केस है जहां आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है। तो 99% केस में सप्लायर ही पे करता है। जब सप्लायर पे करता है उसको एफसीएम बोलते हैं, और रिसिपेंट पे करता है उसको आरसीएम बोलते हैं। एक होता है, एक अलग ही केस होता है, मान लो एक सप्लायर है और एक रिसिपेंट है और एक है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर, मान लो इस रिसिपेंट ने स्नैपडील के थ्रू ऑर्डर दिया, इसने यहां पास ऑन किया, ये इसके गोडाउन पे छोड़ेगा और यहां देगा। तो यहां पे ये तो हो गया एक्चुअल सप्लायर, ये हो गया वर्चुअल सप्लायर, और ये हो गया रिसिपेंट। तो जब सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से होती है, तो जीएसटी कौन पे करेगा? तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली पे करेगा, एक्चुअली। हाउएवर कुछ केस ऐसे होंगे जहां पे ई कॉमर्स पे करेगा। नोटिफाइड केस में कौन पे करेगा? ई कॉमर्स। अब मान लो ई कॉमर्स वाला, 3 सिचुएशन बनती है। जो नोटिफाइड केस में वहां ई कॉमर्स वाला पे करेगा, अगर ई कॉमर्स वाला इंडिया का ही है जैसे स्नैपडील, तब तो ई को पे कर देगा। अगर ई कॉमर्स वाला इंडिया का नहीं है जैसे अमेजोन यूएसए, तो ई को का जो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव है अमेजोन इंडिया, वो पे कर देगा। मान लो ई कॉमर्स वाला बाहर का है और उसकी इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अलीबाबा, तो फिर उस केस में ई को एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जीएसटी पे करने के लिए। तो क्या बोला मैंने कि अगर आप इको के माध्यम से सप्लाई करते हैं तो एक्चुअली पे करेगा, बट नोटिफाइड केस में इको पे करेगा। अब इको अगर इंडिया का तो इको पे कर देगा, इंडिया बाहर का है तो उसका जो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव वो पे कर देगा, और अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो इको को इंडिया में काम करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट पे करना पड़ेगा जो केवल जीएसटी पे करेगा। ऐसी बात मैंने बताई। सर अब कौन से नोटिफाइड केस है जहां पे इको पे करेगा? तो उसके लिए मैंने आपको एक चार्ट बना रखा है जो मैं आपको समझा रहा हूं कौन सा नोटिफाइड केस है। तो पहले इस केस में एक होता है 4 स्पेसिफिक सर्विस। 4 स्पेसिफिक सर्विस, एक रेडियो टैक्सी, हाउसकीपिंग, होटल, रेस्टोरेंट और अदर सर्विस। और एक होता है गुड्स की सप्लाई कर रहे हो इको के माध्यम से। इसकी सप्लाई कर रहे हो, गुड्स की सप्लाई कर रहे हो इको के माध्यम से। तो अब इस केस में हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले गुड्स की बात करते हैं। एक्चुअल सप्लायर अनरजिस्टर्ड और एक्चुअल सप्लायर रजिस्टर्ड। एक्चुअल सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और एक्चुअल सप्लायर क्या है? रजिस्टर्ड है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी इको के थ्रू माल बेच रहा है और एक्चुअल क्या है? रजिस्टर्ड है, तब तो एक्चुअली पे करेगा। और एक्चुअल अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी एक्चुअली पे करेगा। और सेक्शन 24 में एक्चुअल को कंपल्सरी क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में एक्चुअल पे करेगा, और अगर एक्चुअल अनरजिस्टर्ड है तो भी उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 24 में। अब बात करते हैं सर्विस की। 4 सर्विस छोड़ दो, 1, 2, 3 और 4। अगर आप इको के थ्रू सर्विस दे रहे हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो, तब तो एक्चुअली पे करेगा। कौन पे करेगा? एक्चुअली पे करेगा। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो नो जीएसटी। लेकिन अगर 4 नोटिफाइड सर्विस है, 4 नोटिफाइड सर्विस, तो उसमें अगर हाउस कीपिंग
और होटल सर्विस है, हाउस कीपिंग और कौन सी होटल है, तो अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड है तो एक्चुअल पे करेगा, और अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड नहीं है तो ई को पे करेगा। कौन पे करेगा? ई को पे करेगा। और जो रेडियो टैक्सी और रेस्टोरेंट सर्विस है, यहाँ पे ऑलवेज ई को पे करेगा। ऑलवेज कौन पे करेगा? ई को पे करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर रेस्टोरेंट किसी होटल में लोकेटेड है और होटल का रूम 7500 से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर इस वाली सिचुएशन में ई को नहीं, कौन पे करेगा? एक्चुअल पे करेगा। तो रेडियो टैक्सी और रेस्टोरेंट में हमेशा ई को ही पे करेगा, चाहे एक्चुअल रजिस्टर्ड हो या ना हो। लेकिन अगर रेस्टोरेंट होटल में और होटल का किसी भी पर डे का रूम का किराया 7,500 से ज्यादा है, उस केस में एक्चुअल पे करेगा, ना कि ई को पे करेगा। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी सर्विसेज ई को पे करने के लिए लायबल होता है। अब सर ये बताओ, कौन कौन सी सेवा है जहां आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है? आरसीएम बेसिस। तो आपको मैं बता रहा हूं कौन कौन सी सेवा है जहां आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है। एक आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जरूर रखना कि आरसीएम बेसिस पे अगर टैक्स लगता है ना, तो वैसे कुछ भी नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, ये सप्लायर है और ये रिसिपेंट है, ठीक। ये रिसिपेंट की बैलेंस शीट है। मान लो इस सप्लाई पे एफसीएम बेसिस पे टैक्स लग रहा है, एफसीएम बेसिस। मान लो इसने गुड्स सोल्ड किए, कितने के? 10 लाख रुपए के गुड्स सोल्ड किए। बताओ इस पे क्या लगाएगा? जीएसटी। मान लो 20,000 रुपए जीएसटी लगा दिया। अब इस केस में रिसिपेंट 10,20,000 का पेमेंट करेगा। ये आदमी क्या करेगा? 10 लाख तो अपनी सेल दिखाएगा और 20,000 गवर्नमेंट को क्या करेगा? पे करेगा, आउटपुट। रिसिपेंट क्या करेगा? 10 लाख अपनी परचेज दिखाएगा और यहां पे आईटीसी ले लेगा कितने की? 20,000 रुपए की। तो अगर मैं पूछूं, जब एफसीएम लगता है तो टर्नओवर किसका है? मान लो ये ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड का ही माना जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट को कितना मिला? 20,000 मिला। ये जो बायर है वो बी है। बताओ बायर की परचेज कितने की है? 10 लाख की है। और बायर को आईटीसी कितने की मिल रही है? 20,000। बस। ये जमा कौन कराएगा? सप्लाई। अगर इसी ट्रांजेक्शन पे आरसीएम लगेगा, उस केस में उस केस में क्या होगा? अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देख लो, अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी सेल 10 लाख ही मानी जाएगी, इसकी परचेज 10 लाख ही मानी जाएगी, और इस केस में ये 10 लाख तो इसको देगा और खुद गवर्नमेंट को 20,000 रुपए जमा कराएगा। बताओ सेल किसकी हुई? एक ही मानी जाएगी। गवर्नमेंट को कितना मिला? दोनों केस में 20 ही मिला। बी की क्या मानी जाएगी? परचेज ही मानी जाएगी। और बी को क्या मिलेगी? आईटीसी मिलेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एफसीएम आरसीएम लगने से हमेशा सेल इसकी ही मानी जाएगी, बायर की परचेज ही होगी। एफसीएम लगे आरसीएम लगे, रिसिपेंट को आईटीसी मिलेगी मिलेगी। बस फर्क ये है कि एफसीएम में सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराने के लायबल होता है और आरसीएम में रिसिपेंट गवर्नमेंट को डायरेक्ट जमा कराता है। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से केस है जहां पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है। तो इसकी एक लिस्ट है जहां पे आपको पता चलेगा कौन कौन से केस है जहां आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है। तो एक ये लिस्ट है, ये जो सिचुएशंस है यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। आरसीएम बेसिस पे ये जो केसेस है, यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं कुछ केस आपको आज बता रहा हूँ और कुछ केस मैं आपको कल बता दूंगा कि कौन कौन सी सिचुएशन है जहां आरसीएम बेसिस पे क्या लगता है? टैक्स लगता है। ओके, तो आइए, कौन कौन से केस है जहां आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है। नंबर 1, एक बिजनेस फैसिलिटेटर होता है जो बैंक की मदद करता है उसके बिजनेस को ग्रो करने में।
और बदले में कमीशन लेता है, ये सप्लायर हुआ। रिसिपेंट कौन हुआ? बैंक। तो बताओ, बिजनेस फैसिलिटेटर की सेवाओं पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, मतलब बैंकिंग कंपनीज लाइबल टू पे जीएसटी। लेकिन ध्यान रखना, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम बोलेंगे कि आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, रिसिपेंट का टैक्सेबल टेरिटरी में होना जरूरी है। अगर मान लो ये बैंकिंग कंपनी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, और बिजनेस फैसिलिटेटर ऐसी बैंकिंग कंपनी को सेवाएं दे रहा है जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, तो आप ये मत बोलना जीएसटी नहीं लगेगा। फिर लगेगा, और एफसीएम बेसिस पे लगेगा। क्या लगेगा? लगेगा, बट एफसीएम बेसिस पे लगेगा। तो पहला कौन सी सेवा है जहां आरसीएम बेसिस पे लगता है? अगर बिजनेस फैसिलिटेटर किसी बैंकिंग कंपनी को सेवाएं देता है जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो उसकी सेवाओं पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। अब ये सब क्या होते हैं आपको पता है, मैंने डिटेल क्लास में आपको सब समझा रखा है कि ये कौन होते हैं, क्या होते हैं। बट अभी अपन ये बता रहे हैं किस किसकी सेवाओं पे टैक्स लगेगा। एक होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ये भी बैंकिंग बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को सेवाएं देता है, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के जो एजेंट होते हैं वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सेवाएं देते हैं। तो बिजनेस यहाँ पे हो गया ट्रांजेक्शन 2 और ट्रांजेक्शन 1। यहाँ ये सप्लायर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रिसिपेंट, यहाँ ये सप्लायर और बैंकिंग कंपनी रिसिपेंट। तो यहाँ जो सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन है वहां तो एफसीएम ही लगेगा, मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ही जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। लेकिन जो पहले वाला केस है जहां एजेंट किसको सेवाएं दे रहा है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो बताओ एजेंट की सेवाओं पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लायबल टू पे जीएसटी। बच्चों गलती मत करना, इस वाले ट्रांजेक्शन पे तो एफसीएम ही लगेगा, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट ही लायबल होगा। जब एजेंट किसको दे रहे हैं? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो वहां पे क्या लगेगा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लायबल होगा। ओके। लेकिन एक ध्यान रखना, जब आप एग्जामिशन चैप्टर पढ़ेंगे, अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी की रूरल ब्रांचेस को सेवाएं देते हैं, तो जीएसटी एग्जम्प्ट होता है। क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। एक होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब बैंक के मदद करते हैं इनके प्रोडक्ट को सेल करने में। अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल है और वो बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को सेवाएं दे रहे हैं जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, अगर डीएसए एक इंडिविजुअल है और बताओ बैंकिंग कंपनी वगैरह को सेवाएं दे रहा है, तो बताओ डीएसए की सेवाओं पे क्या लगेगा? आरसीएम बेसिस पे लगेगा। लेकिन अगर डीएसए कोई इंडिविजुअल नहीं है, तो बताओ उसकी सेवाओं पे एफसीएम बेसिस पे ही टैक्स लगेगा। ओके बच्चों। नेक्स्ट, एक होता है रिकवरी एजेंट। अगर आप इन लोगों के रिकवरी एजेंट हो, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी, जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो ये हो गया सप्लायर, ये हो गया रिसिपेंट। बताओ रिकवरी एजेंट की सेवाओं पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा? आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, मतलब बैंकिंग कंपनी लायबल टू पे जीएसटी। एक होता है ओवरसीइंग कमिटी, मैंने आपको क्लास में समझाया था ये कौन होते हैं। ओवरसीइंग कमिटी किसको सेवाएं दे रही है? आरबीआई को सेवाएं दे रही है। ठीक है। जब किसी बैंक को किसी का लोन पास करना होता है एक बड़े अमाउंट का, तो उसको आरबीआई से परमिशन लेनी होती है, और आरबीआई के पास वो फाइल भेजते हैं। जब आरबीआई के पास वो फाइल आती है, तो आरबीआई इस फाइल को कहाँ रिकव भेज देती है? ओवरसीइंग कमेटी के पास। तो ओवरसीइंग कमेटी अपनी राय आरबीआई को देते हैं, फिर आरबीआई बताती है कि लोन पास होगा नहीं होगा। तो ओवरसीइंग कमेटी अगर आरबीआई को सेवाएं दे रही है, तो इनकी सेवाओं पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, मतलब आरबीआई इज लायबल टू पे जीएसटी। तो बोलो बच्चों, कौन कौन सी 5 सेवाएं जिसपे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा? बिजनेस फैसिलिटेटर की सेवाएं, एजेंट अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सेवाएं दे रहे हैं, नंबर 2। नंबर 3 डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो इंडिविजुअल है उसकी सेवाएं, चौथा रिकवरी एजेंट की सेवाएं, और पांचवा ओवरसीइंग कमेटी अगर आरबीआई को सेवाएं दे रहा है, इनकी सेवाओं पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। किस बेसिस पे? आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, अगर इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सेवाएं दे रहा है, तो ये सप्लायर हुआ, ये रिसिपेंट हुआ। तो बताइए इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, जब भी मैं आरसीएम की बात कर रहा हूं, रिसिपेंट का टैक्सेबल टेरिटरी में होना जरूरी है, बाय डिफॉल्ट मान के चलो। अगर वो नहीं है ना, तो एफसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है डायरेक्टर सेवाएं दे रहा है कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को। तो देखो बच्चों ध्यान रखना, डायरेक्टर अगर एम्प्लॉई है तो उसकी सेवाओं पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। डायरेक्टर एम्प्लॉई है बट वो अदर देन एम्प्लॉयमेंट की सेवाएं दे रहा है, तो उस पर लगेगा। और या डायरेक्टर जब एम्प्लॉय नहीं है और वो सेवाएं दे रहा है अपनी कंपनी को, तो भी लगेगा।
उस केस में सेक्शन 192 में तो टीडीएस कटेगा नहीं, इनकम टैक्स में 194 जे में कटेगा। तो डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट वाली सेवा दे रहा है तो लगेगा नहीं, अदरवाइज लगेगा, और लगेगा तो डायरेक्टर की सेवाओं पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, मतलब कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी। तो बताइए, आज मैंने आपको 7 आरसीएम बता दिए। बिजनेस फैसिलिटेटर सेवाएं देगा, एजेंट कॉरेस्पोंडेंट को देंगे, डीएसए जो इंडिविजुअल है अगर बैंकिंग कंपनी को दे रहा है, रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी को दे रहा है, ओवरसीइंग कमिटी अगर आरबीआई को दे रहा है, और इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है, और एक डायरेक्टर जो एम्प्लॉय नहीं है या अदर देन एम्प्लॉयमेंट वाली सेवाएं दे रहा है, तो या तो लगेगा ही नहीं, और लगेगा तो आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। ऐसे 10-12 केस और होंगे जो मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा। आप उसको आगे रिवाइज करके रखना जो आपको क्लास में पढ़ाया गया था, और फिर अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।